नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल में। आधुनिक भारत के इतिहास के इस क्लास में आज हम चैप्टर 2 देखने वाले हैं। और हम चैप्टर 1 में ये देखें कि यूरोपीय लोग कैसे आते हैं, वास्को डी गामा और इत्यादि लोग कैसे आते हैं। इटली का कैसे रोमन एम्पायर देखे हैं, इटली का एकाधिकार था व्यापार पे, वो चीज़ देखी थी हमने। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि जब पुर्तगाली लोग आ जाते हैं भारत में तो उनका व्यापार और यहाँ पे उनका क्या कल्चर रहता है और कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे साम्राज्य विस्तार, किला, फोर्ट वगैरह कैसे स्टैब्लिश करते हैं, इसमें हम ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज। 1498 में जब वास्को डी गामा 17 मई को हिंद महासागर के रास्ते वो कालीकट पहुंचते हैं तो उस टाइम पे भारत में अरबों का व्यापार ज्यादातर चल रहा होता है। उस टाइम पे यूरोप लोगों के लिए व्यापार करने के लिए हमें अरबों का सहारा लेना पड़ता है, अरब लोगों का, उनके थ्रू जाना पड़ता है यूरोप लोगों से ट्रेड। वो मीडिएटर टाइप का रोल प्ले कर रहे थे। तो उसी के साथ 1453 में मैंने एक एक चीज इसमें नोट डाउन की हुई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सेव करके आप पढ़ सकते हैं। तो 1453 में जब बैजेंटाइन एम्पायर, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जाके देखिए कि रोमन साम्राज्य दो था, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी वाले को हम बैजेंटाइन एम्पायर बोलते थे, जिसपे ऑटोनोमन तुर्कों का अधिकार हो जाता है 1453 में। वहीं से ये रास्तों की खोज, क्योंकि जब तुर्क लोगों का अधिकार हो जाता है तो पूर्व में शॉर्टकट रास्ते से आना, मतलब अरब लोगों का जो रास्ता था टर्की और फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से भारत पहुंचना, व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। तो नए रास्तों की खोज शुरू होती है। ठीक है, ये पुनर्जागरण काल का दौर होता है। तो उसमें 1487 में हेनरी नेविगेटर, ये नेविगेटर ये पुर्तगाल के सम्राट के राज्यों के प्रतिनिधि थे, जो मतलब प्रांत प्रति बोलते हैं, वो थे हेनरी नेविगेटर। वो उनका जीवन इसी में बीत जाता है कि कैसे नए रास्ते की खोज की जाए। उन्होंने एक जीपीएस टाइप कंपास भी बनाया था अपने उसमें कार्यकाल में। तो वो कंपास इन्होंने सबसे पहले 1487 में बार्थोलो डियाज केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में। डिटेल में जानना है तो लास्ट वीडियो में जाइए, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर 1400 केप ऑफ गुड होप के आगे वो नहीं जा पाते हैं, वो वापस पहुंच जाते हैं पुर्तगाल। तो हेनरी नेविगेटर जो होते हैं वो वहाँ के सम्राट होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरे रास्तों की खोज के लिए। फिर जब बार्थोलो डियाज से रास्ते की खोज नहीं हो पाती है, पूर्व की रास्ते की खोज, भारत की रास्ते की खोज, तो वो 1498 में वास्को डी गामा को भेजते हैं। वास्को डी गामा 1498 बार्थोलो डियाज से आगे तक आ जाते हैं, केप ऑफ गुड होप पार करके मुंबासा के केनिया मुंबासा के रास्ते। वो मैप में आप देखोगे तो समझ में आएगा। मैप इतना रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। कंटेंट रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो केप ऑफ गुड होप के आगे मुंबासा के रास्ते कालीकट पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं? 1498 में। अब क्या होता है, जब वो पहुंचने के बाद जब वापस वो जमोरिन उनका वहां पे स्वागत करता है, कालीकट का जो राजा होता है। फिर वापस जब वो पहुंचते हैं पुर्तगाल, तब वहां पे सम्राट चेंज हो चुके होते हैं। मैनुअल प्रथम करके एक सम्राट होते हैं। वो वापस 1501 में क्या करते हैं कि तुम रास्ता तो खोज लिए भारत का, कालीकट का, अब तुम जाओ। अब एक जहाजी बेड़ा भेजते हैं उनके साथ। वास्को डी गामा दोबारा आते हैं, ये नहीं कि 1498 में ही आए थे, नहीं, ऐसा नहीं है, दोबारा फिर आते हैं। 1501 में निकलते हैं। उनके साथ कौन कौन लोग आते हैं? 13 जहाज, 1200 लोग और एक पेड्रो अल्वारेज करके ब्राजील का खोजी, जो ब्राजील की भी खोज इन्होंने की थी, इनको लगा दिया जाता है वास्को डी गामा के साथ। और ये फिर भारत कालीकट आते हैं। जब कालीकट 1502 में पहुंचते हैं तो इनके बेड़े को जमोरिन रोक देता है, क्योंकि पहली बार जब 1498 में आए थे तो वो इनका मकसद कुछ और था आने का। इनका मकसद ये नहीं था कि मैं बेड़ा और युद्ध सैनिक वगैरह लेके आऊं, वो नॉर्मल घूमने आए थे। लेकिन इस बार ये लोग सैनिक और नाव वो लेके आए थे, तो कब्जा हो जाता है जमोरिन के इलाके पे। इसलिए जमोरिन घबरा जाता है और वो इनसे
युद्ध करता है। युद्ध मतलब ऐसा आमने सामने वाला युद्ध नहीं कि हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा, ये वो नॉर्मल सा युद्ध कि तुम मेरे इलाके से दूर रहो, ऐसे वाला युद्ध। तो अब जामोरिन और कोचीन के सम्राट के बीच उस समय मतलब रंजिश रहती है। तो कालीकट में तो जामोरिन वास्को डी गामा के बेड़े को और वास्को डी गामा को रुकने नहीं देता है। तो क्या है, कोचीन में अपना मान लीजिए कि मेरे साथ किसी मेरा दुश्मन है तो कोई दुश्मनी का फायदा उठाता है ना, वैसे वास्को डी गामा ने अपना जो बेड़ा था उसको वहाँ पे मालाबार तट पे ये मतलब स्थापित करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, उतरते हैं, क्योंकि कालीकट पे जामोरिन रुकने नहीं देता है। जामोरिन का दुश्मन जो होता है यहाँ कोचीन और जामोरिन के बीच, कालीकट के बीच दुश्मनी होती है, रंजिश होती है आपस में, पड़ोसियों में होती है अक्सर। तो कोचीन में ये लोग 1503 में, पुर्तगाली 1503 में पीछे हट जाते हैं, जामोरिन इनको पीछे कर देता है और कोचीन में ये लोग पहला किला स्थापित करते हैं मालाबार में। यहाँ देखते जाइए, एक एक लाइन बहुत ही डीप में लिखा हुआ है। और एक वर्ड आता है फितोरिया, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। फितोरिया क्या वर्ड है, महत्वपूर्ण व्यापारिक अड्डा होता था। समुद्र के किनारे जो ये लोग बंदरगाह वगैरह बनाते थे या द्वीप पे, आइलैंड पे, उसे फितोरिया ये लोग नाम देते थे। पुर्तगाली शब्द है ये, और ये महत्वपूर्ण व्यापारिक अड्डा होता था। और इसी के साथ पहला किला स्थापित हो जाता है पुर्तगालियों का भारत में, मालाबार तट पे, ठीक है। और उस समय अब हम देखेंगे कि भारत की स्थिति, राजाओं की स्थिति क्या थी कि जब ये वास्को डी गामा बेड़ा, इतना बड़ा बेड़ा लेके आ गया, तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी कि भारतीय लोग क्यों नहीं विरोध किए। उन्होंने क्या दूरदर्शी नहीं हुए वो लोग कि फ्यूचर में हो सकता है कि पुर्तगाल साम्राज्य स्थापित हो जाए हमें हरा करके। तो वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो उस समय भारत की स्थिति यह थी कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, एकता नहीं था। गुजरात के शासक अलग थे, महमूद बेगड़ा शक्तिशाली थे बट अलग थे, ठीक है। उत्तर भारत छोटी छोटी शक्तियों में विभक्त था, और दक्कन बहमनी साम्राज्य भी, दक्कन का जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था, बहमनी साम्राज्य। फिर और किसी के पास नौसेना नहीं थी। मुगल साम्राज्य जो दिल्ली सल्तनत था, मुगल साम्राज्य, उसके पास भी नौसेना नहीं थी। अरब हिंद महासागर में टिक नहीं पाए पुर्तगालियों के सामने, पुर्तगाली उसको भगाते गए और वो पीछे हटते गए। तो इस प्रकार की स्थिति थी भारत की जब पुर्तगाली यहाँ पे आए थे। फिर गवर्नर्स की हम बात करेंगे कि और उनके किए गए कामों की, कि पुर्तगाल जब पहला अपना फैक्ट्री खोलता है तो जब बेड़ा लेके आता है ना 1501 में, उसी टाइम पे जो मैनुअल प्रथम जो सम्राट है उसके दिमाग में चलने लगता है कि हम एक गवर्नर भेजेंगे ताकि वो जगह देख के, जमीन देख के जल्दी से बंदरगाह पे उतरे, अपना कब्जा कर ले, ठीक है, भारत में अपनी फैक्ट्रियां खोले। तो ये सारी चीजें। तो पहला गवर्नर आता है अल्मीडा, जिसका पूरा नाम फ्रांसिस्को अल्मीडा है। 3 साल के लिए आता है, 1505 में आता है। और एक दूसरा 1505 में आते ही दूसरा दुर्ग, दूसरी फैक्ट्री मालाबार से हट के कन्नौर में स्थापित कर देता है। ये देखिए, दूसरा दुर्ग कन्नौर में, पहला दुर्ग मालाबार में, ठीक है। और 1507 में क्या होता है, मिस्र और गुजरात की नौसेना समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को हरा देती हैं। फिर क्या है, गुजरात के शासक को खटकने लगती है ये बात कि कैसे अल्मीडा गवर्नर कैसे आ गया। सैनिक तक तो ठीक था, नाव तक तो ठीक था, अब गवर्नर आ रहा है, मतलब कि मेरी कुर्सी खतरे में है। तो गुजरात का शासक उस समय बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, शक्तिशाली था वो, क्योंकि समुद्र के किनारे ही है गुजरात, तो वो देखता रहता था अपने विदेशी आक्रमणकारियों को और झेलता रहता था, क्योंकि सबसे पहले गुजरात में ही लोग आते थे। इस टाइप का था, समुद्र के रास्ते, व्यापार भी उधर से ही होता था। तो 1507 में गुजरात ने मिस्र की सहायता ली और नौसेना, मतलब मिस्र की सहायता के एक्चुअली नौसेना तो थी नहीं, नौसेना की सहायता ली मिस्र की, और समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को हराकर अल्मीडा का बेटा उसमें युद्ध लड़ने गया था, अल्मीडा गवर्नर के, उसको मार डाला इन्होंने। फिर अल्मीडा ने बदला लिया 1508 में, और इन दोनों को दूसरे युद्ध में 1508 के युद्ध में हरा दिया, ठीक है। तो ये अल्मीडा का सफर था यहाँ पे। अल्मीडा के बाद फिर अलबुकर्क जो हमारे आए थे स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में, और 1509 में वायसराय बने, ठीक है, अलबुकर्क।
अल्बुकर्क का दौड़ स्टार्ट होता है 8 के बाद 9 में वायसराय बने। फिर 1509 में मिस्र के शासक मामलुक के जहाजी बेड़े को हराया। ठीक है, मिस्र के शासक मामलुक को जहाजी बेड़े को हरा के द्वीप पर कब्जा कर लिया। ये सारा देखिएगा, ये चल रहा है अभी, इस पे हम बाद में आते हैं। तो 1510 में फिर गोवा को छीनकर, गोवा के सम्राट से गोवा को छीनकर बीजापुर के सम्राट जो थे उसको अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। पहले क्या था, मालाबार ही था, जो कोचीन था वहां से गोवा ले आए प्रशासनिक केंद्र। ठीक है, गोवा से क्या हुआ, आसानी हो गई पुर्तगाली मॉनिटरिंग में कि ये दक्षिण के राजाओं और मालाबार क्षेत्र पे, दोनों पे, दक्षिण भारत के जो राजा थे उस पे और मालाबार क्षेत्र पे निगरानी अच्छे से कर सकते थे, इसलिए वो लोग प्रशासनिक केंद्र गोवा लेकर के आए। ठीक है, तो ये वो था। और अल्बुकर्क की कुछ नीतियां थी। नीतियां क्या थी कि ये कुछ हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति थी उसकी एक। ठीक है, हिंदू महिलाओं से विवाह करके अपना साम्राज्य विस्तार करता था। उसके बाद ये दमन, रजौड़ी और दाभोल बंदरगाह पर भी कब्जे कर लेते हैं। किसके बाद, जब ये गोवा ले आते हैं अपना प्रशासनिक केंद्र स्थापित करते हैं, उसके बाद दमन, रजौड़ी और दाभोल बंदरगाह पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति होती है इनकी, अल्बुकर्क की। और 1511 में मलक्का को लेते हैं और मलक्का, और फिर 1518 में चीन के संचाओ द्वीप देखते जाइएगा, और श्रीलंका के कोलंबो। ठीक है, पश्चिमी भारत के अनेक जगह पर यह एकाधिकार कर लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से, मतलब वो जगह कब्जा कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, 1511 में मलक्का, 18 में चीन के संचाओ द्वीप और श्रीलंका का कोलंबो, भारत के अनेक जगहों पर। ठीक है, भारत में एक मजबूत शक्ति के रूप में यह स्थापित हो, किसने किया, अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को। फिर आते हैं हमारा गवर्नर जनरल नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा क्या करते हैं कि 1529 नवंबर 1529 में वायसराय बनते हैं नीनो दा कुन्हा। फिर प्रशासनिक केंद्र कोचीन से गोवा ले गया गया। ठीक है, उस समय भी जो बच्चा खुचा जो प्रशासनिक केंद्र था वो कोचीन से गोवा ले गया गया 1529 में, जब नीनो दा कुन्हा, क्योंकि इनको लगा कि गोवा में बेहतर हो सकता है मॉनिटरिंग। ठीक है, अपने साम्राज्य का। 1531 में चाउल, 1532 में दीव, 1534 में सॉल्सेट और बेसिन और ये सब ये कब्जा कर लेते हैं। कौन कौन से ईयर में, कौन कौन से जगह पे इन्होंने कब्जा किया। ठीक है, 1536 में क्रेगा ने नोर और मंगलोर, होनावर, भटकल, कन्नौर, क्विलेन, भावनगर, बंगाल के चटगांव, सतगांव पर अधिकार करके फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं। कब, 1536 में। अगर नीचे का पार्ट आप लोग को विजिबल है तो देख लीजिएगा। फिर क्या है, एक लाइन हुगली में फिर नीनो दा कुन्हा ने क्या किया, हुगली में कई पुर्तगालियों को बसाकर बंगाल पर अपना प्रभुत्व करने की कोशिश इन्होंने की, हुगली में। ठीक है, ये नीनो दा कुन्हा का सफर 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह की मदद से हुमायूं, गुजरात के शासक बहादुर शाह का 1534 में हुमायूं मुगल एम्पायर के साथ संघर्ष होने लगा। तो उसमें गुजरात के शासक अब पलट गए। पहले क्या है, वो पुर्तगाली से लड़ते थे, अब पुर्तगालियों से उन्होंने मदद ली। ठीक है, तो जब मदद की तो जब हुमायूं पीछे हट गया पुर्तगालियों से डर करके, तो उसे एक बेसिन द्वीप पुर्तगालियों को तोहफे में दिया गया। ठीक है, बेसिन द्वीप देख लीजिए। 1536 में जब हुमायूं गुजरात से चला गया तब शाह और पुर्तगाली के संबंध बिगड़े। अब मतलब थोड़ा जब हुमायूं युद्ध खत्म हो गया उसके बाद वो जब कब्जा कर लिया वहाँ पे, तो लोकल लेवल भड़क उठे। लोकल लोग, स्थानीय लोग को अच्छा नहीं लगा कि ये कौन विदेशी आ गए। इससे उनके वहाँ के स्थानीय लोग ना पुर्तगालियों के अगेंस्ट युद्ध, छोटे छोटे छापामार युद्ध इस टाइप के करने लगे। ठीक है, तो वो संबंध बिगड़ गए बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच 1536 में।
ठीक है। शांति की स्थापना हेतु एक मीटिंग होती है फिर, जिसमें बहादुर शाह को पुर्तगाली जहाज पर बुलाया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, यहां तक था नीनो दा कुन्हा का सफर। और मोस्टली इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक ये है हमारा, और ये हमने क्या क्या देखा अभी तक। हमने देखा कि कैसे पुर्तगाली ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा होता है रोमन एम्पायर पे, और पुनर्जागरण काल स्टार्ट होता है, और पुर्तगाली कैसे एक दूसरी रास्ते की खोज करते हैं, भारत तक पहुंचते हैं। फिर उस समय भारत की स्थिति क्या होती है, और फिर गवर्नर जो बनाए जाते हैं, पहले गवर्नर अल्मीरा पुर्तगाली के साम्राज्य के, उसको देखते हैं। हमने देखा। फिर हम अलबुकर्क को हमने देखा, सेकेंड गवर्नर है ये। फिर नीनो दा कुन्हा थर्ड गवर्नर है, इनके बारे में हमने देखा। इन गवर्नरों के बारे में देखते देखते पुर्तगाली साम्राज्य के बारे में भी देखा हमने। अब हम देखेंगे व्यापारिक घटनाक्रम क्या हुए थे। एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम। 1498 में वास्को डी गामा आए थे, कालीकट यात्रा की इन्होंने। 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। ठीक है, दूसरा दुर्ग 1505 में कन्नूर में, और अल्मीरा भारतीय क्षेत्र के गवर्नर बने, फ्रांसिस्को अल्मीरा। ठीक है, और फिर 1509 में अल्मीरा ने मिस्र गुजरात संयुक्त बेड़ों को हरा दिया, क्योंकि इनके बेटे को 1508 में मार दिया गया था। उनका बदला लेते हुए इन्होंने हरा दिया। फिर 1510 में अल्फांस डी अल्बुकर्क, पूरा नाम याद रखिएगा, अगर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था अल्बुकर्क का। अल्फांस डी अल्बुकर्क 1510 में वायसरा बनते हैं, और 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लेते हैं पुर्तगाली। ठीक है, 1515 में, और अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है 1515 में ही। ठीक है, पुर्तगाली ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर व्यापार के लिहाज से, अरबों का एकाधिकार खत्म करने के लिहाज से 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर कब्जा किया। और मतलब इसके बाद अलबुकर्क जो गवर्नर थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1515 में। ठीक है, 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बना देता है। ठीक है, और पुर्तगाली द्वीप पर अधिकार करते हैं 1535 में। 1559 में दमन पर अधिकार करते हैं, दीव और दमन ये हो गया। 1566 में पुर्तगाली और तुर्कों के बीच समझौता होता है, और 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर, फिर डचों का आगमन का डच लोग भी आने लगते हैं। ठीक है, 1596 से फिर डच जैसे ही आते हैं, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर करना स्टार्ट कर दिया पुर्तगालियों को। ठीक है, हम इस लेक्चर के बाद में हम डचों का कैसे साम्राज्य विस्थापन होता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को हराकर अंग्रेज कारखाना खुलता है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के काल में। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आते हैं और फिर हरा करके अंग्रेजों का कारखाना खुलता है। ठीक है, 1641 में मलक्का डचों ने जीत लिया, और पुर्तगाल से डचों ने जीत लिया। ठीक है, 1641 में मलक्का को। 1659 में श्रीलंका पुर्तगाली के हाथ से बाहर चला गया, वो भी डचों ने जीत लिया। फिर 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को जीतकर डचों ने पुर्तगालियों को निर्णायक रूप से भारत से खदेड़ दिया 1663 में, 1663। तो ये सारा घटनाक्रम है। उसका व्यापार कैसे करते थे वो हम देखते हैं। पुर्तगाली के पास कोई अपनी वस्तु नहीं थी, वो एक्सचेंज का व्यापार करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे कि वस्तु विनिमय, जैसे उस टाइम पे मुद्राएं कम चलती थी, तो मुद्राएं थी बट महंगी वाली, सोने की मुद्राएं थी, चांदी की मुद्राएं थी, तो कुछ वस्तु व्यापार पर ज़्यादा केंद्रित था व्यापार। तो वस्तु व्यापार करने के लिए, व्यापार पुर्तगालियों को करने के लिए अपनी खुद की कुछ एक्सचेंज करने की चीज़ नहीं थी। वो क्या करते थे, वो पश्चिम से सोना चांदी रत्न लाते थे, और वो रत्न सोना चांदी पूर्व के लोगों को दे के यहाँ से काली मिर्च मसाला और जो ज़रूरत की चीज़ें, जो मेन चीज़ें व्यापार की थी, वो ले लेते थे, और फिर और वो उसको पूरब में ले जाते थे, पूरब से पश्चिम में ले जाते थे, पश्चिम से पूरब में। कभी कभी ये लोग मीडिएटर का काम भी करते थे। तो जैसे मालाबार कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का व्यापार होता था। ठीक है, मालाबार से अदरक और दालचीनी, हड़क, चंदन, हल्दी, नील आदि निर्यात किए जाते थे मालाबार तट से। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत से टाफ्टा, एक प्रकार का कपड़ा है टाफ्टा, ये ध्यान रखिएगा, चिंग्स आदि पुर्तगाली लोग ले जाते थे उत्तर पश्चिम भारत से।
दक्षिण पूर्व एशिया से क्या लेके जाते थे ये लोग, लाख, लौंग, कस्तूरी आदि, ठीक है। और पुर्तगाली जर्मनी, इंग्लैंड आदि से गुलाब जल, मूंगा, पारा, तांबा और सिंदूर आदि भारत लाते थे। और ढले हुए सिक्के भी कोचीन, गोवा के बंदरगाह पर लाए जाते थे, ढले हुए सिक्के। तो ऐसे एक्सचेंज में व्यापार चलता था। विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने का काम भी और करते थे पुर्तगाली, और उनके द्वारा लाभ कमाया जाता था। पुर्तगाली लाभ उससे भी लेते थे, ठीक है। बीच में मीडिएटर भी बनते थे, जैसे किसी बीच के कंट्री को चाइना से श्रीलंका सामान पहुंचाना है, श्रीलंका से पुर्तगाल पहुंचाना है, दक्षिण अफ्रीका पहुंचाना है, तो वो सब बीच का लाभ भी ये लोग लेते थे। क्योंकि जब पुर्तगाली जब 1500 ईस्वी से आगामी 15 वर्षों तक हिंद महासागर का जो रूट था, क्योंकि इन्होंने खोजा था, उस पे इनका एक छत्र अधिकार था, एकाधिकार था, उस पर कोई और नहीं आता था। और अगर उस पीरियड में कोई और आता था उसमें, तो उससे ये लोग टैक्स लेते थे, ठीक है, कि ये रूट यूज कर रहे हो, तुम टैक्स दो। और उस मान लीजिए कि किसी और का जहाज जा रहा है, तो उसके साथ ये लोग अपना भी 2 जहाज भेजते थे स्कॉट के रूप में, ताकि ये कोई छेड़छाड़ ना करे महासागर में, ठीक है। तो और भारतीय राजाओं से भी इन्होंने लिए, मुगल सम्राट से भी इन्होंने लिया है। मुगल सम्राट हुमायूं का जहाज से भी इन्होंने टैक्स लिया है। ऐसे ही इसी प्रकार से, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आस्क कीजिए, मैं उसको अच्छे से क्लियर करता हूँ। फिर हम देखेंगे हमारा जो आखिरी का जो टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि इतना सब कुछ होते हुए भी पुर्तगाली लोग का पतन क्यों होता है। तो पतन इसलिए होता है कि धर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस थे ये लोग। भारत में भी जब आए तो पकड़ पकड़ के लोगों को ईसाई बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें कलेश हो गया। और यही नीति अंग्रेजों ने फॉलो नहीं की। फिर बाद में अंग्रेज क्या किए कि धर्म के मामले में पढ़ते नहीं थे, वो राजाओं पे छोड़ देते थे कि आपका लोकल जो यहाँ स्थानीय धर्म है उसको आप देख लीजिए, हमें बस टैक्स से मतलब है अपने, और व्यापार से मतलब है, ठीक है। उन्होंने किया, मतलब इतना घुस के नहीं किया। हाँ, बाद में ट्राई किया था, लेकिन ये लोग आते ही स्टार्ट हो गए थे। शादी भी करते थे, कन्वर्जन करते थे धर्म में। तो देखते हैं हम एक एक करके कि कैसे क्या क्या होगा। 1580 में पुर्तगाली स्पेन के राजा के साथ जुड़ गए। स्पेन और पुर्तगाल आसपास ही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ये दोनों आसपास ही है, मतलब नेबर कंट्री है। ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ऐसे है। तो 1580 में ये दोनों जुड़ गए, ठीक है। स्पेन के साथ भी इनका भी पतन स्टार्ट हो गया जैसे ही जुड़े, ठीक है। 1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को हरा दिया, ठीक है। इसके बाद स्पेन की नौसैनिक जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ। फिर पुर्तगाली के अंदरूनी मामलों ने भी पुर्तगाल को खत्म किया। कैसे? समाज में कुलीन वर्ग का अधिकार था। जो व्यापारी लोग जो नए जन्म रहे थे, नए अभ्युदय हो रहा था, उनकी कोई सुनता नहीं था, कुलीन वर्ग के लोग ही सुनते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो व्यापारी लोग जो निर्णय था कि आप लिबरल होइए, धर्म में अंधे मत होइए, वो सारी चीजें वो कुलीन वर्ग के लोग सुन नहीं रहे थे। इस वजह से भी व्यापारियों का सामाजिक प्रभाव कम था, जिससे वो अपने निर्णय राज्य को मनवा सके, ठीक है। वो अपने निर्णय राज्य को मनवा नहीं पा रहे थे, तो इसलिए सम्राट निरंकुश टाइप का हो गया और धर्म में अंधा हो गया। तो इस वजह से पुर्तगाल का पतन स्टार्ट हो गया। धर्म के मामले में पुर्तगाली धर्मांध थे, कई स्थानों पर उन्होंने धर्म परिवर्तन कराए। देखिए लिखा हुआ, फितौरिया एकमात्र व्यापारिक अड्डा रह गया जिसे साम्राज्य में बदलने की राजनीतिक इच्छा नहीं दिखी। जो व्यापारिक अड्डे भी थे पुर्तगाल के लोगों को, वो व्यापार तक ही सीमित रह गए। उनको उन्होंने अंग्रेजों की तरह साम्राज्य में, जैसे मैं इस स्टेट को जीत के इसको कैपिटल बना दूंगा, ऐसा कुछ सोचने की उन्होंने जरूरत नहीं दिखाई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा। और पुर्तगाली जब नियंत्रण हो जाता है उत्तरी अफ्रीका पे, दमन पे, द्वीप पे, गोवा पे और तिमोर मकाओ तक ही सीमित हो गया। फिर बाद में वो ये सारी चीजें उत्तरी अफ्रीका, दमन द्वीप, गोवा, तिमोर, मकाओ तक ही, जब डच लोग आ गए, इनको भारत से इन्होंने खदेड़ दिया, तो द्वीपों में पुर्तगाल के लोग सीमित रह गए, ठीक है। और ये लोग एकाधिकार जो मुनाफे, व्यापार, ट्रेड, ये मैंने बताया ना, उस तक ही सीमित रखा खुद को। फिर भारतीय शासकों और जनता के बीच धार्मिक असहिष्णुता हो गई। डकैती लूटमार की नीति को डकैती लूटमार को भी इन्होंने अपनी नीतियों में सम्मिलित किया, जिस कारण से
जनता में आक्रोश पैदा हो गया। जैसे बहादुर शाह के टाइम पे वहाँ की स्थानीय जनता इनके विरुद्ध हो गई थी, उसी टाइप की चीज़ें होने लगी थी। फिर उन्हें डच और यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष भी करना पड़ा। ठीक है, डच मतलब हॉलैंड, इंग्लैंड के जो पिछल्लू राज्य है ना, पीछे से नीदरलैंड अभी बोलते हैं, उस समय हॉलैंड था, वहाँ के लोग डच थे। ठीक है, वास्तव में पुर्तगाली दूसरे पश्चिमी शक्तियों से मुकाबला करने में असक्षम हो गए। ठीक है, ब्राजील की खोज के बाद भारत की ओर ध्यान पुर्तगालियों का कम हो गया। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। जैसे इंग्लैंड में जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो वहाँ पे जाके उन्होंने बड़ी बड़ी ब्रिजेस बनाए, थेम्स बनाई, अपनी जीडीपी को हाई किया और फैक्ट्रियाँ एस्टैब्लिश की। वैसे टाइप का कुछ पुर्तगाल में हुआ नहीं। पुर्तगाल वैसे ही व्यापार करते रहे, बस कुछ अपना जीडीपी, अपना खुद का कुछ इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये सब पतन के कारण है, आप देख लीजिएगा, इसमें से आता है जवाब। तो पुर्तगाली व्यापारियों को पुर्तगाल के राजाओं का अधिक नियंत्रण था। ठीक है, पुर्तगाल के राजाओं का व्यापारियों पर अधिक नियंत्रण था। फिर 1605 में डच लोग आते हैं, अपनी पहली फैक्ट्री मुसल्लीपट्टनम में स्थापित करते हैं। तो आगे हम डच लोग आएंगे और कैसे कैसे क्या चरण थे वो हम आगे देखेंगे। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली, फिर डच लोग आते हैं। ठीक है, फिर अंग्रेज आते हैं। ठीक है, और फिर हमारा ये फ्रांसीसी लोग आते हैं, फिर डेनिश लोग आते हैं। मैंने ये क्रम है, और एक एक करके इसके बाद कौन आएगा, हमारे पास डच लोग आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी पुर्तगाली आ चुके हैं, डच लोग आएंगे, फिर अंग्रेज कैसे कैप्टन हॉकिंस आते हैं 1612 में, यहाँ पे लिखा है कैप्टन हॉकिंस सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। डच के बाद हम ये वाला सीरीज देखेंगे, पहले हम डच देखेंगे, इसके बाद फिर हम ये देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।